हेलो एवरीवन। तो अब हम आ गए हैं अपने डायरेक्टरी सर्विसेज के वीडियो नंबर पार्ट 4 में। और यहाँ पे हम थोड़ा लाइनेक्स की तरफ चलेंगे और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम डायरेक्टरी सर्विसेज कैसे बनाते हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ के साथ। क्या एक अल्टरनेटिव बन सकता है एक्टिव डायरेक्टरी का? तो ये सब हम बाद पे हम इसको देखेंगे। तो मेरे पास एक छोटा सा कंपैरिजन है। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के अल्टरनेटिव में। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओपन एलडेप है और जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो क्या यूज़ करते हैं, वो एलडेप ही यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो प्रोटोकॉल है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ये एक्टिव डायरेक्टरी भी यूज़ करता है और ओपन एलडेप भी यूज़ करता है। तो दोनों में डिफरेंस कैसा है? तो छोटा सा डिफरेंस है इसमें कि एक्टिव डायरेक्टरी के पास एक्स्ट्रा कुछ और उन लोगों ने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने उनको उस पर इंटीग्रेट कर रखा है, जैसे ग्रुप पॉलिसीज़ है ना। ओपन एलडेप क्या करता है, वो सिर्फ ऑथेंटिकेशन देने का काम करता है। मतलब आपका कोई एप्लीकेशन है या आप कुछ चीज़ ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं, है ना, तो वो सिर्फ ऑथेंटिकेशन का काम करता है। मतलब उनके पास एक डेटाबेस होगा और वहाँ से वो ऑथेंटिकेशन देंगे। जबकि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी क्या करता है, ऑथेंटिकेशन भी देता है, साथ में वो आपका ग्रुप पॉलिसीज़ वगैरह भी देता है और सिस्टम को मैनेज भी कराता है। तो काफ़ी सारे चीज़ उससे जुड़े हुए हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी इसको एडवांस कर रखा है। तो हम बात कर लेते हैं जैसे एलडेप और ओपन एलडेप, तो दोनों फ्री है। ठीक है, दोनों फ्री हैं। एलडेप ये तो क्लियर है कि वो प्रोटोकॉल है। तो ओपन एलडेप क्या है? ओपन एलडेप टूल है, उसको किसी ने डेवलप किया है, ओपन सोर्स वालों ने डेवलप किया है, जिससे एलडेप को यूज़ किया जा सके और ऑथेंटिकेशन सर्विसेज बनाए जा सके। ठीक है, जैसे हम चूज़ करने की बात करें तो कौन सा बेस्ट रहेगा, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। जैसे कि अब जैसे 90% या 80% अगर पूरे वर्ल्ड में विंडोज़ 10 या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ ज़्यादा चलता है, तो विंडोज़ नेटिव है, मोस्टली लोग विंडोज़ पे ज़्यादा काम करते हैं। तो मोस्टली जितने भी इंटरप्राइज होते हैं ना, वो विंडोज़ का ही एक्टिव डायरेक्टरी चूज़ करते हैं। जितनी बड़ी कंपनी में विंडोज़ के ही मिलते हैं और ये बहुत बड़ा मेजर आप कह लो प्लेयर है हमारा, जो ऑथेंटिकेशन सर्विसेज में ये काफ़ी सारे सिस्टम्स को मैनेज भी करता है। मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें जो इसके जो मैनेजमेंट टूल्स है उसमें आपको काफ़ी जानकारी वगैरह मिल जाती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ओपन एलडेप है ना, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, बट एक्टिव डायरेक्टरी थोड़ा सा ईजी है। और जैसे कि अगर इसका सपोर्ट देखा जाए तो सपोर्ट इसका जो है ना लाइनक्स में ज़्यादा अच्छा है। लाइनक्स का जो सपोर्ट है और जो इसके जैसे एप्लीकेशन होते हैं या जैसे स्टोरेज है, खासकर आपका नैस हो गया या सैन हो गया, उसमें एलडेप बहुत अच्छा काम करता है, ओपन एलडेप। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी का मतलब हम ये कह सकते हैं उसका अलग ही एडवांटेज है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ज़्यादातर विंडोज़ यूज़ करते हैं तो उनके लिए एक्टिव डायरेक्टरी ठीक है। लेकिन जो ये सोचते हैं कि थोड़ा सा हम इसमें कॉस्ट कटिंग कर लें और अपना अलग से डायरेक्टरी सर्वर बनाएं, जैसे कि मैंने बताया था, एक्टिव डायरेक्टरी आपने इंस्टॉल किया तो उसके आपको अलग से सर्वर लेना पड़ेगा, सर्वर का लाइसेंस लेना पड़ेगा, सर्वर का कॉस्ट भी अलग है। ठीक है, प्लस जो क्लाइंट है जो उसको एक्सेस करेगा उसके भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको हर क्लाइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस तो लेना ही है, उसके बाद अगर आप सर्विस भी यूज़ करते हो तो उसके भी पैसे देने हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो ओपन एलडेप फ्री ओपन सोर्स है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है और काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है। हाँ, इसमें ग्रुप पॉलिसीज़ वगैरह नहीं होते, ग्रुप पॉलिसीज़ नहीं होते, उसके और भी अलग तरीके हो सकते हैं उसको मैनेज करने के, तो वो इंटीग्रेट नहीं है इसके अंदर। और भी कई सारी चीज़ इंटीग्रेट नहीं है। बाकी ऑथेंटिकेशन अच्छे से करा देता है। तो एक चीज़ जैसे कि बजट में है, तो अगर आपको ज़्यादा आपके पास लाइनक्स के सिस्टम है उसके लिए ऐसा कुछ करना चाहते हो तो
ओपन एलडेप बेस्ट चॉइस है। बट जैसे कि हम जानते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है ना वो काफ़ी पॉपुलर है। अब जैसे एज्योर के भी जो एक्टिव डायरेक्टरीज वगैरह हैं, तो एज्योर एडी है, तो वो उससे ना आराम से इंटीग्रेट हो जाता है। एक एडी कनेक्ट नाम का आता है, एज्योर एडी कनेक्ट, तो उससे आप अपना लोकल जो ऑन प्रेमिसेस आपका, जैसे मान के चलो आपके पास सर्वर्स है और उसको आपको क्लाउड से सिंक्रोनाइज करना है, तो आप बहुत जल्दी और आराम से कर सकते हो। थोड़े से लिमिट्स के बारे में पता कर लेते हैं। जैसे कि ये ओपन एलडेप और जो एडी है ना, एक्टिव डायरेक्टरी, एक तरह से मतलब एक जैसे ही मान के चलो आप, है ना, जो उनके लेगेसी सिस्टम्स है ना, या कह लें कि जैसे अगर फीचर की बात कर लें तो दोनों एक जैसे ही हैं, बट कई मायने में ना दोनों कम पड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये एक आपको एसएसओ नहीं देता, या जैसे कि जो क्लाउड का जो आईएम आर्किटेक्चर है ना वैसा आपको नहीं करता। इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं होता। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। जैसे क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था ना, पहले टाइम में तो उतना था नहीं एमएफए। आज के टाइम पे आप जैसे आप लॉगिन करो तो आपको एक मैसेज आएगा या आपका एक जो एप्लीकेशन होगा उसमें कोड दिखाई देगा, उस कोड को आप डालोगे तभी ऑथेंटिकेट होगा। तो थोड़ा सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होती है इसमें। मतलब आज तक इन्होंने भी ये सब चीज़ों को अभी अडेप्ट नहीं किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो हमारा ओपन एलडेप है ना, वो क्लाउड में वर्क कर सकता है अगर, क्योंकि वो एलडेप यूज़ करता है, एलडेप प्रोटोकॉल। और जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो अलग और कई प्रोटोकॉल यूज़ करता है, करबरोस है वो भी यूज़ करता है, बट एक क्लाउड फ्रेंडली उतना नहीं है। ठीक है, इसके लिए जैसे कि अब हम एज्योर एडी की बात करें तो कुछ और वो यूज़ करता है, वो इंटरनली एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ नहीं करता, वो कुछ और उनके पास है वो यूज़ करता है। ठीक है, जैसे आप चाहो कि थर्ड पार्टी टूल से इंटीग्रेट कराओ इसको एक्टिव डायरेक्टरी को, थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन दूसरे हाथ में अगर ओपन एलडेप पे जाएं तो वो अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है, एसएसओ वगैरह बहुत अच्छे से वो देता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऐसे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा इसमें हम समरी ये कह सकते हैं कि ना तो आपके एक्टिव डायरेक्टरी और ना ही आपके ओपन एलडेप ने अच्छे से अडॉप्ट किया है जो आजकल के जो क्लाउड आ गए हैं ना, कि वहाँ पे कैसे यूसेज होता है। तो क्लाउड जो भी जैसे AWS है, हमारा एज्योर है या GCP है, तो उनके अलग ही चलते हैं और वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ये मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपको कि डिफरेंस क्या है। तो हमारे पास लाइनक्स में लाइनक्स में आपको दो आपको मिलेंगे ऑप्शंस। एक को कहते हैं सांबा, एक को कहते हैं ओपन एलडेप। अब पर्पस क्या है सांबा का? सांबा जो मतलब बनाया इसलिए था कि जो प्रिंटर है उसकी शेयरिंग के लिए, है ना, और जो स्टोरेज वगैरह है उसकी शेयरिंग वगैरह के लिए बनाया गया था। साथ में है ना बिल्कुल एक्टिव डायरेक्टरी की तरह डोमेन सर्विसेज भी देता है ये। ठीक है, इसमें ग्रुप पॉलिसीज भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक इसमें एक्स्ट्रा ये चीज़ ये भी है, बट ये एलडेप पे नहीं चलता। ये थोड़ा इसका आर्किटेक्चर वो दूसरा है। दूसरी तरफ जो ओपन एलडेप है ये डायरेक्टरी सर्विस और ऑथेंटिकेशन ही देगा बस। और इसका जो प्रोटोकॉल जो ये यूज़ करता है वो SMB और CIFS यूज़ करता है, और ये एलडेप यूज़ करता है। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर, हाँ ये क्या है ना, ये इंटीग्रेट भी हो जाता है और साथ में रिप्लेस भी कर सकता है, कैन रिप्लेस और इंटीग्रेट विथ AD। ठीक है, तो यहाँ पे यस है, ये कह रहा है यहाँ पे नो, स्टोर्स डायरेक्टरी डेटा फॉर AD एलडेप। ठीक है, तो इसमें डोमेन कंट्रोलर नहीं होते। फाइल शेयरिंग, हाँ ये फाइल शेयरिंग भी देता है। जैसे मैंने पहले बताया, प्राइमरी जो इसका यूसेज है ना वो है शेयर देने के लिए। तो ये शेयर देने के लिए इसको पहले यूज मतलब बनाया गया था। तो शेयर कैसे देंगे? शेयर देने का तरीका ये है कि अब आप हर सिस्टम पे जा जाके तो यूज़र तो नहीं बनाओगे कि ये मेरा एक यूज़र है, इसको आप मतलब हर सिस्टम पे जा जाके यूज़र बनाना किसी शेयर्ड स्टोरेज के लिए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर सैम्बा में यही होता है कि उनका सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन हो गया और वहीं पर उन्होंने शेयर कर लिया कि ये हमारा शेयर है, जो भी स्टोरेज है इसको हमने शेयर करके रखा है, ये प्रिंटर है
और इसको आप यूज़ करो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में। तो इसलिए वो बिल्कुल एक्टिव डायरेक्टरी की तरह मतलब काम करता है। फाइल शेयरिंग ओपन एलडैप के अंदर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ऑथेंटिकेशन ही देता है और कुछ नहीं देता। अब जो ऑथेंटिकेशन है ये विंडोज़ स्टाइल डोमेन ऑथेंटिकेशन देता है, जैसे विंडोज़ में हम ऑथेंटिकेशन चलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही देता है, और ये एलडैप बेस्ड देता है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। कॉमन यूज़ क्या है इसका? फाइल शेयरिंग, प्रिंट सर्विस और एडी लाइक सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन। तो ये इसमें हम डिफरेंस देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे लिनक्स की तरफ, लिनक्स सर्वर की तरफ। ये मैंने फ्रेश एक उबंटू सर्वर लिया है, इसका नाम है रखा है DC03, और यहाँ पे हम एलडैप, ओपन एलडैप हम इंस्टॉल करेंगे, और साथ में कुछ ग्राफिकल टूल जैसे वेबविन है ना, वो भी हम यूज़ करके देखेंगे, और साथ में एलडैप मैनेजर भी आता है, तो वो सब भी हम ट्राई करेंगे यहाँ पे कि कैसे उससे मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि ये विंडोज़ जैसे बिल्कुल नहीं है, इसका थोड़ा डिफरेंस है। ये विंडोज़ जैसे ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज़ तो एलडैप करता है, बट जैसे कि हम वहाँ पे डोमेन ज्वाइन कराते हैं, ये वैसा काम नहीं करता, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसको एक्सप्लोर करके देखते हैं। बाकी उसके बाद हम सांबा जो है वो उसको यूज़ करेंगे कि लाइनक्स में हम सांबा डालेंगे, और फिर विंडोज़ से उसको ज्वाइन करा के देखेंगे, और ये देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। ठीक है। ओपन एलडैप का जो इंस्टॉलेशन है ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी सिंपल है। तो अगर हम ओपन एलडैप को अगर सिर्फ CLI से ही मेंटेन करना चाहें, जैसे कि स्लैपडी के कई सारे ना आपके कमांड्स होते हैं, तो उससे करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और सिंपल भी नहीं होता। तो बेटर है कि आप कोई GUI ले लो और GUI से करो। तो कई सारे आपको GUI मिल जाएंगे, जैसे कि हमारा वेबमिन है, उसके अलावा आपका अपाचे DS है, और फिर एलडैप का भी एक मैनेजर आता है, एलडैप मैनेजर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक PHP एलडैप एडमिन भी आता है, वो काफ़ी सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो हम जो इंस्टॉलेशन करेंगे ना उसी के तरीके से करेंगे, वो काफ़ी सिंपल है और समझ भी आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हमारे जो होस्ट फाइल है उस पर हमें एक बार रिजॉल्व करा देना है हमारे डोमेन नेम को। तो उसके लिए क्या करना होगा, nano/etc होस्ट। ये जो फाइल है आपके लोकल, ये जो हमारा होस्ट फाइल है ये काफ़ी कहें तो बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है ये, और ये काफ़ी यूज़ में आता है। जैसे यहाँ पे यूनिक्स लाइक सिस्टम में, जैसे लाइनक्स या यूनिक्स में, ये /etc/host इस नाम से होता है। ऐसे ये विंडोज़ में भी होता है। वो विंडोज़ सिस्टम 32 के अंदर ना एक ड्राइवर नाम का फोल्डर होगा, फिर उसके अंदर etc होगा, और उसके अंदर आपके होस्ट फाइल होते हैं। तो ये फाइल क्या करता है ना, ये आपको जो सिस्टम्स है, मतलब जो डोमेन है, उसको रिजॉल्व कराने का काम आता है लोकली। ठीक है। कहने का मतलब है अगर आप चाहते हैं कि एक्सटर्नल DNS को यूज़ ना करे और लोकली इसको रिजॉल्व करा दे, तो आप यहाँ पे जिसकी एंट्री करेंगे तो किसी DNS से के पास नहीं जाएगा, मतलब उसको रिजॉल्व कराने, वो यहीं से रिजॉल्व कर लेगा। तो कहने का मतलब ये एक ओवरराइड कर देता है उसको। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लोकल होस्ट नेम रिजोल्यूशन में। मतलब यहाँ पे आप कुछ लिख दो, मतलब यहाँ पे आप एंट्री कर दो और वो आपके जो DNS उसको ओवरराइड कर देगा। ये सबसे ज़्यादा लोकल नेम रिजोल्यूशन में यूज़ होता है। और एक चीज़ और इसका है कि ये काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि लोकल से ही होता है ये, तो फास्टर एक्सेस होता है आपके स्पेसिफिक होस्ट के लिए। कि वो पहले, अब जैसे आप कोई साइट पे जा रहे हो, अगर आपको पहले उसका वेबसाइट का नाम पता है और आप मतलब IP एड्रेस पता है, तो आपने यहाँ पे एंट्री कर दी, तो डायरेक्ट यहीं से रिजॉल्व करके डायरेक्ट उसके पास चला जाएगा, ना कि पहले DNS के पास जाएगा फिर DNS रिजॉल्व करके उसको देगा। ठीक है। ये DNS फॉल बैक के भी काम आता है। अगर आपका DNS अनअवेलेबल है ना, तो यहाँ पे भी आप एंट्री करके उसको चला सकते हो। मान के चलो कि आपका कहने का मतलब एक्टिव डायरेक्टरी आपका चल नहीं रहा, मान के चलो, तो आप यहाँ पे एंट्री करा के एक्टिव डायरेक्टरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। ये मतलब ओवरराइड करता है DNS और टेस्टिंग और सिक्योरिटी को। जैसे आपको लोकल आपका वेब सर्वर जो है या वेब एप्लीकेशन, आपका कोई एप्लीकेशन वगैरह है, वेबसाइट है,
जिसको आप लोकली टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कोई URL लगा हुआ है, ठीक है, तो उस URL को यहाँ पे आप लिख के उसको लोकली भी रिजॉल्व करा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक बार हम क्या करते हैं ना इस पर, सबसे पहले जिसका जो IP है, मैंने स्टैटिक IP डाला हुआ है, तो मेरा जो स्टैटिक IP है वो है 192.168.1.25 और मेरा जो मैं इसको रखना चाहता हूँ DC03, ये आपका होस्ट नेम रहेगा .pp.local, ऐसा मैं कुछ रखना चाहता हूँ। तो ये मेरा होस्ट नेम रहेगा DC03.pp.local और एक इसी लाइन में हम एक और लिख सकते हैं सिर्फ होस्ट नेम के लिए, तो ऐसे भी रिजॉल्व करा सकता है ये, ठीक है। Ctrl+O, कंट्रोल एंटर, Ctrl+X, ठीक है। अब मैं अगर इसको पिंग करूं DC03, तो देखिए ये ना ये होने लग गया, और फुल से करूं तो ये देखिए, तो अब ये क्या कर रहा है, ये रिजॉल्व होने लग गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ओपन LDAP डालते हैं, तो जैसे DNS की ज़रूरत पड़ती है ना उसको रिज़ॉल्व करने के लिए, तो मान के चलो उसको बाईपास करने का तरीका, मतलब ओपन LDAP में बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप DNS यूज़ करो, आप DNS किसी और सर्वर पे डाल के भी आप ऐसे कर सकते हो, और चाहो तो एक मतलब एक काम चलाओ ऐसे भी काम कर सकते हो। बाकी DNS बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका कोई बड़ा इन्वायरमेंट है, आप ओपन LDAP यूज़ करते हो, तो आपको DNS ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इवन टाइम सर्वर जो है वो भी यूज़ करना चाहिए। तो वो दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे क्या है ना, आपके जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो वो अच्छे से काम करते हैं। और मेन हम जो ओपन LDAP हम यूज़ करते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। तो उसके लिए सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। अगर सर्टिफिकेट ढंग से काम नहीं करेगा आपके टाइम सर्वर के उसमें या DNS के चक्कर में, तो काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। तो सबसे पहले मुझे ऐप अपडेट कर लेना है। यहाँ पे जो भी मेरा रेपो है वो अपडेट हो जाएगा, और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, 2 यूटिलिटी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक स्लैपडी होता है और एक होता है LDAP यूटिलिटीज़। तो अभी ये देखिए मेरा अपडेट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ऐप्ट इंस्टॉल स्लैपडी और मुझे चाहिए LDAP यूटिल्स, ये 2 आपको चाहिए होता है। LDAP यूटिल्स जो है ना ये यूटिलिटी है, और स्लैपडी जो है ये आपका LDAP है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये सबसे पहले बोलेगा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डाल दो स्लैपडी का, तो मैं एक पासवर्ड डालता हूँ, ये मैंने डाल दिया। कंफर्म कर दूँ, ये भी हो गया। तो अब ये ना डिफ़ॉल्ट जो भी इसको मिलेगा उसके हिसाब से इसको इंस्टॉल कर देगा। बट इसके अलावा ना हमें कुछ और चीज़ें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एक जो ये होता है कि आप स्लैपडी का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है /etc/LDAP, फिर उसके अंदर स्लैश करके LDAP.conf होता है, तो वहाँ पे भी आप जाके अपना डोमेन नेम वगैरह सेट कर सकते हो। बट आप अगर यहाँ से करना चाहते हो क्या, ये क्योंकि ना यहाँ से क्या फ़ायदा है, अगर आप अपने कंसोल से करते हो तो जो फॉर्मेट वगैरह है या जो एरर है वो बिल्कुल नहीं होते उस पर। बाकी अगर मैनुअली आप जाओगे तो थोड़ा एरर हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, dpkg -reconfigure, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रिकन्फिगर, ये कमांड है रिकन्फिगर। ये क्या करता है, आपके जो इंस्टॉल हुआ जो भी सॉफ्टवेयर है ना उसको फिर से वो क्या करता है, री इंस्टॉल करता है। तो dpkg -reconfigure ये क्या करता है, आपके जो भी सॉफ्टवेयर को फिर से रिकन्फिगर करता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमने वहाँ पे किया था बस वही करना है हमारे को। बस यहाँ पे कि कुछ और सेटिंग्स आपको करने को यहाँ पे मिल जाएगा और मैनुअल करने को मिल जाएगा, इसलिए ऐसा करना पड़ता है इस पर। तो ये कह रहा है कि इफ़ यू इनेबल दिस ऑप्शन नो इनिशियल कन्फिगरेशन और डेटाबेस विल बी क्रिएटेड फॉर यू, ओमिट ओपन LDAP सर्वर कन्फिगरेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नो करना है। और ये देखिए ये आपको ऑप्शंस मिलने लग गए ना। अब यही चीज़ आपके जो कन्फिगरेशन फाइल है उसमें आपको लिखना पड़ता। तो मैं यहाँ पे जो मेरा DNS डोमेन नेम है मैं वो लिखना चाहूँगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे p.local, ऐसा कुछ लिखना चाहता था मैं, ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, मैं PP लिख देता हूँ, ओके कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, और फिर से मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ
ये मैंने ओके कर दिया, फिर कन्फर्मेशन ये। अब ये बोल रहा है डू यू वांट द डेटाबेस टू बी रिमूव्ड व्हेन स्लैप डी इज पर्ज्ड। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसको हमें नो ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है मूव ओल्ड डेटाबेस, तो चलो इसको हम यस कर लेते हैं। क्या करो, देयर इज़ अ स्टिल फाइल्स, मतलब कुछ फाइल्स हैं तो उसको आप मूव करना चाहते हो क्या, तो ये रिकमेंडेड है, आपको यस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मेरा ऑलमोस्ट ये तैयार हो गया। अगर आपका कुछ फायरवॉल अगर आपने इस पर कर रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, LDAP को अलाउ करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ UFW मतलब आपका उबंटू का फायरवॉल है, इसका कमांड होता है UFW, और बस अलाउ करके आपको LDAP लिख देना है, तो ये अपने आप ही अलाउ कर देगा। अब इसके आगे क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो LDAP है हमारा वो कैसे, वो अभी कौन सी यूज़र से चल रहा है। तो एक बार नेट स्टेट करके देखेंगे। नेट स्टेट अभी चलेगा नहीं क्योंकि इसमें मैं नेट टूल्स डाला नहीं, तो एक बार वो भी डाल लेते हैं। ऐप इंस्टॉल net-tools, तो ये इंस्टॉल कर देगा इसको, और इससे एक बार देखेंगे कि कौन से पोर्ट पे चल रहा है, और उसको क्वेरी वगैरह करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा नेट स्टेट, ये तो यहाँ पे आप देखेंगे 389 जो है ना मेरा, देखो स्लैपडी का पोर्ट है, ठीक है। और ये मेरा मतलब सही से ये स्टार्ट हो गया है। तो अब मुझे अगर मैं इसको क्वेरी करूं तो एक कमांड होता है LDAP, जैसे LDAP जो यूटिलिटीज हमने लगाया था ना, उसके अंदर एक कमांड होता है LDAP who am I। इसके आगे क्लिक देंगे हम होस्ट नेम LDAP कॉलन, तो ये LDAP प्रोटोकॉल के लिए होता है कॉलन / एक हम लिख देंगे X का मतलब ये होगा कि LDAP के आगे जो कुछ भी है वो आप बताओ कि इसमें अभी हमारा रोल क्या है, या हम जो यूज़र है वो कौन है। तो ये अभी एनोनिमस बता रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हमने कोई इसका इस पर हमने क्या किया ना, मैं X कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो पासवर्ड हमने सेट किया था अभी हमने इसको दिया नहीं है, तो ये आना मतलब लाजमी बात है, ये तो आना ही था क्योंकि हमने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया था। अब क्या है ना, अब जैसे यहाँ तक तो ठीक था, अब इसको हम क्या है ना, इसमें और भी कई सारे काम होते हैं। आपको डेटाबेस वगैरह इसका बनाना पड़ेगा, एक स्कीमा वगैरह इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी लंबा काम पड़ जाता है। इसको सबसे सिंपल करने का तरीका ये है कि आप कोई GUI डाल दो, ठीक है। GUI डालने से क्या होगा, हम GUI से आराम से उसको एक सही वे में कर पाएंगे, मतलब काम लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो वो करने का तरीका क्या है, ऐप इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर का नाम है PHP LDAP एडमिन, बस आपको इतना ही लिखना है, ये अपने आप ही आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, मतलब एक आपको वेब सर्वर बना के दे देगा और वहाँ से आप इसको मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट इसका हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक कॉन्फ़िग फाइल होगा, उस पर कुछ चेंजेस करेंगे हम, और उसके बाद ना ये आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है PHP के, तो ये हमारा हो गया इंस्टॉल। अब जो फाइल है मैं नैनो करता हूँ, ये होगा मेरा PHP LDAP एडमिन ETC के अंदर एक कॉन्फ़िग फाइल होगा PHP का। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, एक सर्च करना है। तो अगर आपको नैनो में सर्च करना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा, मतलब प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+W। अब आपको सर्च यहाँ पे क्या करना है, सर्च मुझे यहाँ पे करना है कि एक सेट वैल्यू करके होता है डॉलर, इसके आगे लिखना पड़ेगा हमारे सर्वर्स के आगे ये माइनस फिर ग्रेटर दैन, उसके बाद सेट वैल्यू। इतना आप सर्च करोगे ना तो आपको वो लाइन मिल जाएगा कहाँ पे है, क्योंकि काफ़ी लंबा स्क्रिप्ट है ना, तो खोजने में दिक्कत होती है। तो ये देखिए, ये हम पहुँच गए हैं, एग्जैक्टली यहीं पे पहुँच रहे हैं। और ये सिर्फ ये कह रहा है कि सर्वर का नाम, कुछ भी नाम आप डाल सकते हो, आप चाहो तो यही रख सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसको
जैसे मैं लिखता हूँ PP, इसको लिखता हूँ LDAP। तो ये सिर्फ कुछ नाम है, मतलब आपके जो सर्वर है ना उसका नाम बता रहा है PP LDAP करके, ठीक है, कोई एकदम ज़रूरी ये वो नहीं है। और यहाँ पे जो सेट वैल्यू है तो ये लोकल पे ही चलेगा, ठीक है। इसको आप चाहे तो अपने IP एड्रेस IP में चेंज कर सकते हो। एरे के यहाँ पे हम देख सकते हैं, एरे में जो DC है ना, अब यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, क्या सेट कर रहे हैं, DC इक्वल टू हम कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक यूज़र नेम भी हमारा यहाँ पे डलेगा, ठीक है। तो जो यूज़र नेम डलेगा उसके हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। सर्वर है हमारा यहाँ पे, तो ये होगा जो सर्वर का जो बेस DN है ना वो होना चाहिए यहाँ पे। तो बेस DN जैसे कि CN मतलब कंपोनेंट नेम इक्वल टू, जो यूज़र नेम हमने वहाँ पे सेट किया था वो एडमिन का था। या यहाँ पे सिर्फ हमें ना एक्चुअली में यहाँ पे एरे जो है हमारे को, एरे के अंदर बस हमारा ना DC इक्वल टू हमें लिखना है PP और DC यहाँ पे लिखना है लोकल, ठीक है। ऐसे ही कुछ लिखना होगा हमारे को। तो ये हमारा ना हम अपना बेस DN जो है ना एक्चुअली में वो सेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, मतलब पोर्टल खोलेंगे ना, तो ये आपको वहाँ पे ऐसे ही मिलेगा, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरीका है करने का। बाकी आप मैनुअली वहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। एक ये लाइन था, एक और है बाइंड करके होता है हमारा, बाइंड भी हमें देखना पड़ेगा, बाइंड कहाँ पे है। चाहे तो उसको भी सर्च कर सकते हैं, बाइंड भी आसपास ही मिल जाएगा। ये है ना बाइंड करके, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है ना, कुछ लॉगिन का बता रहा है। तो बाइंड ID क्या होगा और लॉगिन क्या होगा, है ना, बाइंड ID और लॉगिन, ये हमें इसको हमें ठीक करना। तो एक्चुअल में ये यहाँ पे तो इसको अनकमेंट कर रखा है। बाकी ये है सेट वैल्यू लॉगिन बाइंड ID, ठीक है यहाँ पे। और CN इक्वल टू एडमिन, एडमिन इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है। तो यहाँ पे मैं DC वगैरह जो मैं वो चेंज कर देता हूँ। तो DC जो मेरा है वो है P और ये हो जाएगा हमारा लोकल, ऐसे ही कुछ होगा। ये नीचे वाला हमारा कमेंटेड है, तो ये शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़े। आप किसी कोई और अगर 2 आप चाहते हो, 2 या 3 चाहते हो, तो उतने सारे आप यहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ क्लाइंट है, ये अलग अलग LDAP को ना एक्सेस करने का काम आएगा ये। तो यहाँ पे जो सेट कर दोगे वो वहाँ पे भी चलेगा। एक जो और होता है कि टेम्पलेट वार्निंग करके एक होता है, वो हमें और खोजना पड़ेगा। तो ये 3 सेटिंग्स ही हैं जहाँ पे हमारे को इसको ठीक करना पड़ेगा। तो उसको फिर मैं एक बार सर्च करता हूँ। इसको मुझे सर्च करना पड़ेगा हाइड अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर वार्निंग, बस इतना आपको सर्च करना है। ये देखिए ये मिल जाएगा। तो ये क्या है ना, एक्चुअल में ये आपका कमेंटेड रहता है, तो इसको अनकमेंट करोगे तो ऐसे कलर में चेंज हो जाएगा। और ये जो फॉल्स है ना, इसको बस हमें ट्रू करना है ताकि वो वार्निंग वगैरह ना दे। ये मैं करूँगा Ctrl+O एंड Ctrl+X। तो ये मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है। अब मुझे क्या करना है ना, अपने ब्राउज़र पे जाना है। मैं ब्राउज़र खोलने की कोशिश करूँगा। ब्राउज़र पे जाके मुझे एक बार अपना LDAP जो PHP LDAP है ना उसका पोर्टल खोलना है। तो खोलने के तरीके हैं, या तो मैं IP से खोलूँगा, तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ 1.25 यही था, कोई पोर्ट नहीं था इस पर। और साथ में ये HTTPS देखते हैं, HTTPS चलता नहीं चलता। तो ये HTTPS में तो नहीं चला, ये प्लेन में करके देखते हैं ओनली HTTP। तो मुझे कुछ ये अपाचे का सर्वर तो दिख रहा है, लेकिन इसके आगे मैंने लिखना भूल गया PHP LDAP एडमिन, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरा PHP LDAP एडमिन। अब यहाँ पे जो है ना, एक बार लॉगिन का यहाँ आपको मिलेगा लिंक, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए अपने आप ही आपका आ गया। बस आपको यहाँ पे क्या करना है ना, अपना पासवर्ड देना है जो एक्चुअल में आपने सेट कर रखा है, और यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है। तो ये देखिए आप ऑथेंटिकेट हो गए, ये देखिए। तो ये आपका बेस DN भी आ गया। और अब इसके नीचे से जैसे आपका वहाँ पे हम ADSI एडिट देखा था हमने, LDP देखा था हमने विंडोज़ में, ये वैसे ही अब यहाँ इसके आगे आप जो भी आप बनाएंगे ना वो बनते जाएगा। उसमें पहले से बहुत कुछ बनाया था, वो पहले से स्कीमा वगैरह पहले से बना हुआ था। आप चाहे तो यहाँ पे स्कीमा वगैरह भी आप अपने हिसाब से बना भी सकते हैं, और ये पहले से काफ़ी कुछ बना आता है।
तो वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे सिंपल है, मुझे यूज़र बनाना है तो मैं कैसे यूज़र बनाऊँ, आप यही बोलोगे, तो इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे करना है क्रिएट चाइल्ड एंट्री। ये पेरेंट है, इसके अंदर की एंट्रीज होंगी, तो इसमें जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, तो आपके जैसे ये ऑथेंटिकेशन के काम आता है, तो आपको मेल का ऑथेंटिकेशन भी ये करवा सकता है, ये डीएनएस की एंट्री भी करवा सकता है, एलडेप का एलियास बना सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का रोल, ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट, पॉजिक्स ग्रुप बना सकता है, ठीक है, और सैम्बा का अकाउंट भी बना सकता है। कई सारे चीज़ ये काम आता है। थंडरबर्ड का एड्रेस बुक के लिए काम आता है ये। तो यहाँ से वो ऑथेंटिकेशन आपका ले लेगा। अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाता हूँ, ये वाला। तो बस ये सिंपल सा ऐसे आपको देगा। जैसे मैं फाइनेंस बना देता हूँ, यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये हो गया। मैं इसको कमिट करूँगा, जैसे कमिट करूँगा ये देखिए ये प्लस हो गया। अब इसके नीचे इसके चाइल्ड बनते जाएंगे। अब सेम ऐसे ही मैं और क्या कहता हूँ कि क्रिएट चाइल्ड एंट्री और करता हूँ, मैं यूज़र बनाने की कोशिश करता हूँ, यूज़र अकाउंट। तो यहाँ पे आपको कुछ, अब ये सब जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आपके, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जैसे मैं लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ राजेश, लास्ट नेम रिक्वायर्ड बोल रहा है तो इसको लिखता हूँ कुमार, ठीक है। तो यूज़र आईडी आप जैसे आर कुमार है, इसको आप फर्स्ट नेम भी लिख सकते हो या ऐसे, या डॉट कुमार भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो फिलहाल मैं फर्स्ट नेम ही लिख देता हूँ राजेश। पासवर्ड यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हो। तो ये आपको यूज़र इंटरफेस है जहाँ पे आप यूज़र भी बना सकते हो, जैसे हम वहाँ पे बनाते हैं ना एक्टिव डायरेक्टरी में, ये वैसे ही है। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पे ये देखिए, आप अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये इनक्रिप्टेड भी है। जैसे आप पासवर्ड बनाओगे ये इनक्रिप्टेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो यूआईडी आ गया, क्योंकि लाइनक्स में जो भी है वो यूआईडी और जीआईडी से चलता है ये, ठीक है। ये इसका होम डायरेक्टरी आ गया। और लॉगिन सेल आप चाहे तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, बैश कर सकते हैं या ओनली सेल कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल बैश कर देता हूँ इसको और क्रिएट ऑब्जेक्ट करता हूँ। दिस टेम्पलेट यूजर सिलेक्शन GID नंबर, हाउएवर द सिलेक्शन लिस्ट इज एम्प्टी। तो GID ID मुझे इसको मिला नहीं बोल रहा है ये, मुझे पहले ग्रुप ID बनाना पड़ेगा, GID बनाना पड़ेगा इसका। तो जैसे मैं GID बनाऊँगा ना तो ये भी इसकी एंट्री भी हो जाएगी। यहाँ पे क्या है ना, एट्रीब्यूट इज़ रिक्वायर्ड। तो UID तो ठीक है, यहाँ पे सही आ रहा है ये, बस मुझे GID चाहिए। GID नंबर, हाउएवर द सिलेक्शन लिस्ट इज एम्प्टी। तो एक बार क्या करते हैं ना, इसके इसमें जाते हैं यहाँ पे, एट्रीब्यूट मुझे चेक करना पड़ेगा कि GID ID है कि नहीं है। तो GID बना के इसको हम कर सकते हैं। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे क्रिएट न्यू एंट्री करके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं गया, सो इंटरनल एट्रीब्यूट्स। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या इंटरनल एट्रीब्यूट है। यहाँ तक ही है इसका, स्विच टेम्पलेट। तो यहाँ हमें सबसे पहले ना, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप आईडी दिखा नहीं रहा, तो सबसे पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो यूज़र है हमारा उसको किसी न किसी ग्रुप में हमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे मिलता है पॉजिक्स ग्रुप मिलता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ग्रुप डाल के, ग्रुप का नाम मैं डाल देता हूँ कि यूज़र्स, या पीपल डाल देता हूँ, पीपल नाम का एक ग्रुप बना देता हूँ। और यूज़र तो बाद में डाल लेंगे। इसको मैं क्रिएट कर दिया और इसका GID नंबर 500 आ गया। मैं इसको कमिट करता हूँ तो ये मेरा एक और आ गया, ठीक है। अब मुझे जो करना है वो है, अब यूज़र्स बनाने हैं, ठीक है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये एकदम ढंग से स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, जैसे उसके स्ट्रक्चर है ये वैसे नहीं बन रहा है। जैसे कि ये जो कॉमन नेम है, कंपोनेंट नेम है, ये पीपल है, ठीक है, ये हमारा ग्रुप है, एक OU है, ये भी ग्रुप है, ये ऐसे बनते जा रहा है। इसको चाहे ना तो अलग अलग फोल्डर्स में कि ये यूज़र्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, इसको अच्छे से आप बना सकते हो। फिलहाल मैं इसको सिर्फ टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप बिल्कुल एक अच्छा, मतलब इसको अच्छे वे में आप बना सकते हैं। तो मुझे अब यहाँ पे यूज़र अकाउंट करना है, यहाँ पे देखना है कि मेरा GID आया नहीं। देखिए अब GID आ गया। तो यही है, आपको पहले आपको ग्रुप ID बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही ना ये आएगा। फ़िलहाल मैं कोशिश करता हूँ फिर से एंट्री करने की। तो यहाँ पे ये GID पूछेगा और एक पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड डाल देता हूँ।
ठीक है। और ये हो गया। इसका मैं कर देता हूँ बैश। तो एक्चुअली मैं लाइनक्स के लिए यूज़र बना रहा हूँ, आप ऐसे मान के चलो, तो इसलिए मुझे बैश देना पड़ रहा है। तो ये मेरा फाइल, ये एक आ गया पूरा का पूरा। इसको मैं कमिट करता हूँ। कमिट करने से मेरा अब ये देखिए भी आ गया। अब एक्चुअल में क्या है ना, मुझे ऐसे ये सब एक साथ ही ऐसे आते जा रहे हैं, तो इसको अगर किसी ओयू वगैरह में डालना है ना, तो उसको कॉपी और मूव कर सकते हैं। जैसे ये मेरा, तो कॉपी और मूव मैं चाहूँगा मुझे कहाँ पे कॉपी करना है या मूव करना है, तो मैं यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा। ब्राउज़ करके मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे कॉपी करना है ये मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये ओयू है और इसको मैं पीपल में डाल दूँ या फाइनेंस में, चलो मान के चलो ये पीपल में डाल देता हूँ। तो पीपल का यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मुझे कॉपी करना है। तो इससे एग्जैक्टली आपको पता चलता है कि जैसे ये जो हमारा जो डीएन है, जो सीएन जो नेम है, एग्जैक्टली कैसे काम करता है। और इससे मतलब हम काफ़ी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि एडीएसआई कैसे काम करता है या एलडेप जो है वो कैसे काम करता है। तो कॉपी करता हूँ, क्रिएट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मेरा पीपल के अंदर ये आ गया। ऐसे अलग अलग आप ओयू बनाएंगे, कंप्यूटर्स के ग्रुप बनाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ आप बना सकते हैं इसके अंदर, जैसे तो आपको काम पड़ेगा। और इस तरीके से ये काम करता है। तो ये इस तरीके से आपका ओपन एलडेप चलता है। अब इसको ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, तो अगर लाइनक्स का क्लाइंट है तो आपको 2-3 मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे और उसको कॉन्फ़िगर करके आप इसमें ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। विंडोज़ के लिए, विंडोज़ एक्चुअल में इसमें सपोर्टेड नहीं है आपके ओपन एलडेप के लिए, बट एक टूल आता है, उसको हम कहते हैं, ऐसा कुछ टूल आता है एक। तो ये जो टूल है ना, ये वाला जो टूल है, ये आपके काम आ सकता है। ये मतलब जैसे कि ये इसलिए बनाया गया था कि बीच में ये हो गया था कि मैक जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये जो है किसी ने बनाया हुआ है आपका, ये गिटहब में आपको मिल जाएगा इसके ये। तो ये जो टूल है ना, ये क्या करता है, आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, तो ये उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन कर देगा। ऐसे मॉडिफिकेशन कर देगा आपके विंडोज़ सिस्टम में, जो क्या करेगा, इसको मतलब कन्फिगरेबल बना देगा कि ये ओपन एलडेप से ये ऑथेंटिकेट कर पाए। ठीक है, तो ये टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ओपन एलडेप हमने ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम जाएंगे सांबा की तरफ, और वहाँ पे वो इंस्टॉल करके हमें बस ये कंपेयर करना है कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी और सांबा कैसे काम करता है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं सांबा की तरफ, और हम जानेंगे इसको कैसे इंस्टॉल करना है और विंडोज़ के मशीन को इसमें कैसे ज्वाइन कराना है। तो मैंने एक फ्रेश मशीन बनाया हुआ है DC04, इस पर मैं सांबा डालूँगा। तो सबसे पहले आपको जैसे DNS या जो रिजॉल्विंग का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक होस्ट एंट्री करनी होगी, वो है नैनो। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, नैनो ETC और होस्ट। इसके अंदर क्या करना होगा, मुझे एक एंट्री करनी होगी। पहले मैं एक बार इसका IP चेक कर लेता हूँ, IP क्या है। तो IP A लिख देता हूँ मैं, तो ये मेरा 24 नंबर का IP है, ये वाला। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक एंट्री करना है मुझे, साथ में अपना जो मैं डोमेन का नाम रखना चाहता हूँ वो। तो ये DC04 है .prem.com, इसको ऐसे बना लेते हैं, DC04 Ctrl+O एंटर Ctrl+X। तो अब ये अगर मैं इसको पिंग करूँ, पिंग DC04.prem.com, तो ये रिज़ॉल्व हो गया मेरा। ठीक है, अभी चलने लग गया। तो फिलहाल अभी यहाँ पे DNS की ज़रूरत नहीं है। और इसका एक बार होस्ट नेम और चेक कर लेते हैं, होस्ट नेम क्या है। तो होस्ट नेम मेरा DC04 बिल्कुल परफेक्ट है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, एक हमारे इसमें रिजॉल्वर का भी एक होता है फाइल, resolve.conf होता है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ उसको, cat etc resolve.conf। ये भी काफ़ी पुराना फाइल है। तो ये नेम सर्वर जो है रिजॉल्विंग का काम करता है ये। तो फिलहाल मैंने लोकल का दे रखा है, आप चाहे तो इसको अनलिंक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप resolve.conf को डिसेबल करना चाहते हैं तो ये कमांड होगा systemctl disable systemd resolve। तो ये जो है ना, ये आपका सर्विस जो है वो डिसेबल हो जाएगा। इसको अनलिंक भी कर सकते हैं, अनलिंक करना होगा, अनलिंक /etc resolve.conf। resolve.conf, तो मेरा ये अनलिंक भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक नया मैं रिजॉल्व फाइल बनाता हूँ, ये, और इसको मैं ओपन करूँगा मेरे नैनो पे, ठीक है। और इस पर मैं नेम सर्वर वगैरह जो भी मुझे सही लगता है मैं वो डाल सकता हूँ। तो नैनो etc resolve.conf, तो बिल्कुल खाली डायरेक्टरी आपको मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है ना, 2-3 चीज़ डालने हैं आपके। सबसे पहले आपको डालना है नेम सर्वर। नेम सर्वर, तो नेम सर्वर क्या होगा, आपका जो खुद का जो सर्वर है, सांबा सर्वर है, उसका डालना पड़ेगा। तो 192.168.1.24। नेक्स्ट जो आपको डालना है, अगर आपको जैसे नेम सर्वर तो ये है, इसको फॉल बैक कराना चाहते हैं तो एक और नेम सर्वर आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इसको गूगल का डाल दूँ या चाहो तो क्लाउडफ्लेयर का भी डाल सकता हूँ, मर्जी है वो आपकी। तो ये नेम सर्वर जो है फॉल बैक का काम करेगा। एक सर्च का एक ऑप्शन डालना पड़ेगा आपको, सर्च में क्या होगा, prem.com, ये आपका सर्च होगा। इसको इस तरीके से लिखते हैं prem.com, ठीक है। Ctrl+O, एंटर, Ctrl+X। तो ये भी मैंने क्या किया, मैंने सेव कर लिया। एक कमांड होता है CHATTR, तो ये जो कमांड है क्या करता है, इसको इमिटेबल बना देता है इसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, ये जो है मेरा, ये अपने आप ये फाइल चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सांबा में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट ऐप अपडेट, इससे मेरे जो भी रेपो हैं वो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे जो क्या करना होगा, सांबा के कुछ मतलब फाइल्स होते हैं, मतलब लाइब्रेरीज वगैरह होते हैं। अपना टाइम के लिए क्रोनी होता है, कुछ DNS के लिए टूल होते हैं, कर्बोरस के कुछ कन्फिग फाइल और उसके टूल्स होते हैं। साथ में कुछ पैम के जो लिब पैम होता है उसके लाइब्रेरीज होते हैं। विंडोज़ को जो हम जैसे हम बाइंड करते हैं ना, वहाँ से बाइंड मतलब विन बाइंड नाम का एक होता है मॉड्यूल, आप कह लो। वो क्या करता है, जैसे हमारा विंडोज़ में हम जैसे डोमेन ज्वाइन कराते हैं तो वैसा कुछ फंक्शन देता है। लिब NSS होता है, NSS, और लिब पैम होता है आपका, SMB का क्लाइंट होता है, VFS के मॉड्यूल्स होते हैं सांबा के, और सांबा DSD भी होता है। तो ये सब चीज़ ना मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये होगा आपका, इस तरह से कमांड होगा। तो काफ़ी सारे आपके जो टूल्स हैं ना, ये एक साथ ही इस पर हम डाल देंगे। और सबसे पहले ये पूछेगा आपका डिफ़ॉल्ट कर्बरोस वर्जन 5 रैल्म। तो मैं ये डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करूँगा। और यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये LDAP यूज़ नहीं करता।
करबरेज सर्वर फॉर योर रैल्म। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपके सर्वर का नाम, तो सर्वर का नाम हमारा क्या था, dc04.frame.com ऐसे कुछ था। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वर फॉर योर करबरोज, तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सा होगा, तो हमें फिर अपना, अब अगर हम इसी को एडमिनिस्ट्रेटिव बनाना चाहते हैं तो यही हो जाएगा। तो dc04.frame.com, ठीक है। तो ये अब यहाँ से इसको इनपुट मिल गया, अब ये पूरा इसको इंस्टॉल करेगा। इसमें क्या होता है ना कि कुछ जैसे चाहिए तो होते हैं, मतलब कुछ इसके मॉड्यूल्स तो चाहिए होते हैं, लेकिन वो ना सर्वर के लिए मतलब यूज़ नहीं होते। तो हम एक दो जो इसके हमारे जो मॉड्यूल्स हैं वो हम डिसेबल कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, systemctl डिसेबल, इसके आगे लिख देंगे नाउ, मतलब तुरंत कर दो डिसेबल। SMBD जो है इसको डिसेबल करना है, NMBD जो है NMBD इसको भी डिसेबल करना है, और साथ में हमारा विनबाइंड को भी डिसेबल कर देना है। तो ये हमने डिसेबल कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा ना, जो सांबा का जो ADDC सर्विस है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अनमास्क का कमांड होता है, हम वो यूज़ करेंगे, systemctl umask unmask सांबा -AD-DC, ठीक है। और एक और कमांड है, इसको इस जो सर्विस है इसको हम क्या करेंगे, systemctl इनेबल कर देंगे, सांबा -AD-DC, ठीक है। तो ये जो सर्विस है मेरा हो गया इनेबल। अब क्या है ना, एक हमें अब हमें इसकी प्रोविजनिंग करनी है, जैसे वहाँ पे हम DC प्रोमो वगैरह करते थे ना, ये वैसे कुछ है। तो एक मैं फाइल बताता हूँ, cd/etc, इसके आगे सांबा, और इसके आगे आपको ना एक फ़ाइल मिलेगा। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ फाइल कौन सा होगा, smb.conf। तो इसको आप एक बार कैट करके देख लें इसके अंदर है क्या चीज़। और चाहे ना, जैसे ये जो चीज़ें हैं ये सेटिंग है आपके, जो डोमेन कंट्रोल का जो सेटिंग होगा ना वो इसी से होगा। तो उसके बाद क्या कर लो, इसको हम सेव कर लेते हैं, मतलब बैकअप बना के रख लेते हैं कहीं पे, तो ये काम आएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब प्रोविजनिंग चलाना है, और उसका टूल का नाम क्या है, सांबा टूल ये है। फिर जो डोमेन है हमारा उसका और प्रोविजनिंग करना है, तो डोमेन प्रोविज़न, ये तो रेल्म पूछा, तो रेल्म तो मैंने ऑलरेडी दे रखा था, प्रॉम्प्ट करेगा तो आपको सिर्फ एंटर करना है यहाँ पे। डोमेन क्या है, प्रेम, ठीक है। सर्वर रोल DC है, मेंबर है, स्टैंडअलोन है, तो अभी डिफ़ॉल्ट में DC लिखा हुआ है, मैं एंटर करूँगा तो DC आएगा। DNS बैकएंड क्या है, अब DNS बैकएंड जो है वो सांबा का क्या है, वो इंटरनल है, क्योंकि हमने रिजॉल्व वगैरह जो बनाया था ना, तो सांबा इंटरनल ही होगा। ये मैंने एंटर कर दिया। अब एक इसमें DNS फॉरवर्डर बोलेगा, तो DNS का फॉरवर्डर क्या है, आप चाहो तो नन लिख दोगे ना, तभी से DNS जो है ना वो आपका डिसेबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, हम चाहे तो अपना फॉरवर्डर बना सकते हैं, क्योंकि जो भी मशीन इससे कनेक्ट होगा वो क्या करेगा, वो मतलब इंटरनेट से भी जुड़ेगा ना, या उससे बात करेगा, तो कुछ ना कुछ हमें फॉरवर्डर चाहिए होगा। तो मैंने, आपको याद होगा मैंने गूगल का दिया था, तो मैंने गूगल दे दिया यहाँ पे। आप यहाँ पे पूछा है एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड बताओ,
ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, एक बार रिटाइप करना पड़ेगा। ये मैंने रिटाइप भी कर दिया। अभी कुछ एरर बता रहा है, सांबा प्रोविजन फेल्ड, गेस नेम realm equal to was not specified in supplied smb.conf, please remove the smb.conf file and let provision generate it। ओके, तो एक बार इसको mv कर देते हैं, smb, या ये जो फाइल है ना smb.conf, इसको हटा देते हैं, प्रोविज़न से वो अपने आप ही वो जनरेट करेगा। तो मैं फिर जाता हूँ सांबा टूल प्रोविज़न में, ये एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही होगा, डीसी होगा, सांबा इंटरनल होगा, फॉरवर्डर बोल रहा है, तो 8.8.8.8 एंटर, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड 7 ये आ गया हमारा, और ये हो गया इसका रिपीट पासवर्ड। अब देखिए, अब इसको प्रोविज़न कर रहा है, मतलब कहने का मतलब ये जो हमने इनपुट दिया ना, एक विजार्ड टाइप का चलाया इसने, और जो इनपुट दिया उसके हिसाब से ये डोमेन जो है वो अब बनाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोविजनर है ये क्या करता है, ये आपका एक वैर लिव सैम्बा के अंदर ना एक आपका प्राइवेट आर्म का फोल्डर होता है, उसके अंदर जो आपका KRB5 का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो बनाता है। smb.conf जो अभी हमने डिलीट किया था उसको भी इसने ना बनाया हुआ है। अभी चाहे तो यहाँ पे हम अगर मैं ls करूँ, देखिए वो बन गया, वो कैट करूँ smb को तो आपको बता देगा। देखिए जो हमने अभी सेटिंग किया है ना वो भी यहाँ पे आ गया। इसको बोल रहा है सर्वर रोल क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर। तो ये बिल्कुल जैसे हमारा विंडोज़ का एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल होता है ना, वैसे बना दिया है। तो सांबा को इस तरीके से बनाया गया है कि वो जो विंडोज़ का एक्टिव डायरेक्टरी उसको रिप्लेस कर सके। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा प्रोविजनिंग हो गया ख़त्म। एक बार हम चेक कर लेते हैं इस पर आउटपुट क्या क्या आ रहा है हमारा। ये तो अप्लाइड फॉरेस्ट बोल रहा है, ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट साइट देखिए ये ना MSDCS भी बना रहा है जैसे विंडोज़ में बिल्कुल बनता है, और CN लिख दिया, माइक्रोसॉफ्ट DNS, DC फॉरेस्ट DNS, मतलब बिल्कुल ये क्या कर रहा है ना, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी होता है बिल्कुल वैसे ही बना रहा है ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, कुछ कर्बोरेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मूव करेंगे एक फाइल को MV, या मैं इसको क्लियर कर देता हूँ MV के आगे क्या होता है ETC का KRB5 होता है, कौन फाइल होता है ये। इसको कहाँ मूव करना है, या तो आप वहीं पे बैकअप ले लो, एक्चुअली इसको बैकअप लेने के लिए बोल रहा है। कॉन्फ डॉट बैक लिख देते हैं, तो ये बैकअप फाइल वहाँ बन गया हमारे पास। बाई चांस कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो काम आ जाएगा। और एक फाइल हम इसको अंदर कॉपी करते हैं, CP वैर लिब सांबा के अंदर प्राइवेट के अंदर आपको एक फाइल मिलेगा KRB। ये एग्जैक्टली वही फाइल को क्या कर रहा है ना, यहाँ पे डाल दो बोल रहा है। तो उसको दो तरीके डालने के, या तो पूरा फुल पाथ डाल दो, या फिर डॉट लिखोगे तो एग्जैक्टली अगर आप उसी डायरेक्टरी पे हो ना, जैसे मैं इसी डायरेक्टरी पे हूँ और यहीं पे अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं डॉट लिखूँगा तो यहीं पे कॉपी हो जाएगा। फिलहाल ऐसे नहीं करना, हमारे को पाथ देना पड़ेगा /etc/KRB5.conf। तो मैं ETC के अंदर डालना चाहता हूँ इसको। ठीक है, तो ये मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, अब मेरा जो सर्विस है उसको एक बार रीस्टार्ट करके देखते हैं वो क्या कहता है। systemctl स्टार्ट सैम्बा ADDC, तो ये मेरा सर्विस था, इसको मैं स्टार्ट कर दिया। देखो बिना एरर किए चल गया। इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं, systemctl स्टेटस सैम्बा ADDC, तो ये पूरा इसका एक बता देगा। ये देखिए इसके इतने सारे ना इसके चल रहे हैं सर्विस के अंदर, बहुत सारे ये रूट प्रोसेस है, उसके अंदर और भी कई सारे सब प्रोसेस चल रहे हैं, तो ये बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें करना है,
एक बार हमें इसमें क्या करना है, जैसे टाइम भी इसमें, जैसे अब हम कोई भी डोमेन मतलब सिस्टम इसके अंदर ज्वाइन कराएंगे तो टाइम भी चाहिए होगा। तो टाइम का जो ऑप्शन है इसमें ना वो ये है कि क्रोनी नाम का एक आता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर, तो हम क्रोनी यूज़ कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ का टाइम का होता है ना मॉड्यूल, ये वैसे ही है। तो हम कोशिश करते हैं इसको कैसे इसको किया जाए। एक डायरेक्टरी में जाते हैं, cd var lib samba। सैम्बा के अंदर आपको NTP वगैरह कुछ मिलेगा, NTP साइंड। और NTP साइंड जो है ना, यहाँ पे जाते हैं, आप फाइल देखते हैं तो ये सॉकेट है। तो ऐसा कुछ हमें ना फाइल बनाना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं। तो अभी सिर्फ सॉकेट हमें मिल रहा है। तो ये जो हमारा जो डायरेक्टरी है, ठीक है, यहाँ पे तो क्या करना होगा ना, हमें एक परमिशन देना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं देखूँ कैट etc passwd, तो इसमें ना देखो ये जो एक यूज़र बन गया है, ये क्रोनी यूज़र क्या करता है, ये क्रोनी यूज़र ना देखो ये कोई मतलब इसको सर्विस अकाउंट बोल लो, ये कोई यूज़र नहीं है। ये क्या करता है, या कोई जो टाइम का है ना, टाइम जो है उसको मैनेज करता है। तो इस यूज़र को ना इस वाले अगर पाथ में, कहने का मतलब ये जो पाथ है ना, इसको परमिशन देना होगा, ठीक है, मतलब इसका ऑनरशिप चेंज करना होगा, कहने का मतलब है। तो वो हम कैसे करते हैं, जॉन रूट रहेगा इसका यूज़र नेम, लेकिन जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा क्रोनी, ठीक है। और पाथ रहेगा वैर लिब सैम्बा, सैम्बा के अंदर NTP, ठीक है। तो ये होना चाहिए, मैंने ये एंटर कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ उसका जो ये देखिए NTP साइन जो है ना, ये देखिए ये बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है ना, ये देखिए सिस वॉल इसके अंदर बना दिया है। ये हमारे विंडोज़ में बनता है ना, ये विंडोज़ में सिस वॉल बनता है, यहाँ पे भी बना दिया इसने, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखो, सांबा का शेयर यहाँ पे है, यूज़र शेयर्स, प्रिंटर लिखा हुआ है, ग्रुप मैपिंग लिखा हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इसमें एक्चुअल में ग्रुप पॉलिसीज़ भी चलते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ में और करना होगा, वो ये है कि ch मोड, मतलब थोड़ा सा परमिशन भी चेंज करना पड़ेगा। तो 750 का परमिशन देंगे हम इसको। वैर के अंदर लिब के अंदर सैम्बा और NTP, तो ये हमारा इसको परमिशन भी देना होगा। तो ये हमारा परमिशन आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रोनी को ना, जो हमारा टाइम सर्वर का काम करेगा उसको एडिट करना पड़ेगा। तो नैनो का आगे हम क्या लिखेंगे, /etc के अंदर हम लिखेंगे आपका क्रोनी, आई थिंक क्रोनी होना चाहिए। क्रोनी अगर सॉफ्टवेयर है तो हाँ क्रोनी ही है। क्रोनी के अंदर से कुछ कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रोनी ऐसा कुछ क्रोनी डॉट कॉन्फ होगा, क्रोनी डॉट कॉन्फ। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन है हमारा टाइम सर्वर का। क्रोनी क्या टाइम सर्वर का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, हमारे को हमें कुछ लाइंस वगैरह ऐड करने पड़ेंगे NTP सर्वर पे, जो कि क्या करेगा, पॉइंट करेगा हमारे सॉकेट लोकेशन को, जो कि है where live samba NTP signed, ठीक है। तो जैसे बाइंड मैक एड्रेस है, पहले उसको देखते हैं। ये उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन है हमारे क्रोनी का, तो इसको हमें बताना है। थोड़ा सा इसको ट्विक करना पड़ेगा। जैसे कि जो हमारा बाइंड है, बाइंड CMD एड्रेस एक होगा, बाइंड CMD एड्रेस। तो ये एड्रेस कौन सा होगा, ये आपका सांबा ID का होगा, 192.168.1.24। ये एड्रेस है बाइंड CMD एड्रेस। फिर एक और डालते हैं अलाउ क्या है, मतलब कौन सा नेटवर्क,
तो नेटवर्क हम हमारा डालते हैं 192.168.1.0/24। ये नेटवर्क हो गया हमारा, अलाउ कर दिया। एक है NTP साइंड, NTP SIGND सॉकेट, जो सॉकेट है ना उसके लिए ये सॉकेट NTP साइंड सॉकेट। तो सॉकेट का पाथ देना पड़ेगा। हमने वहाँ देखा था एक सॉकेट नाम का फाइल था ना, वो वही था। तो वैर लिब और ये था सैम्बा के अंदर था NTP। तो इसीलिए हमने ना ये जो हम कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं ना, वो जो हमने फाइल दिखाया था आपका ये वाला NTP_signed, तो इसके अंदर जो भी है वो सॉकेट का फाइल है, उसके लिए बनाया गया है इसको। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे ना, एक बार सेव कर देंगे। Ctrl+O एंटर, Ctrl+X। अब हमें क्या करना होगा, एक बार क्रोनी को रीस्टार्ट करके देखते हैं। सिस्टम CTL रीस्टार्ट क्रोनी, CHRONYD, क्रोनी D। ठीक है, क्रोनी D मेरा हो गया। इसका स्टेटस देख लेते हैं। सिस्टम CTL स्टेटस क्रोनी D, तो ये भी मेरा एक्टिव और रनिंग में आ गया। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब एक बार क्या करते हैं ना, इसको वेरीफाई वगैरह करना पड़ेगा इसका, जो भी हमारा जो हमने सेटिंग किया है। तो उसके लिए कमांड होता है, होस्ट नाम का कमांड होता है। एक बार देखते हैं होस्ट नाम का कमांड क्या करता है। ये देखो होस्ट नाम का कमांड है। अब लिखता हूँ यहाँ पे होस्ट -A, सॉरी आई थिंक -T करना पड़ेगा मुझे, -T, और ये रिकॉर्ड होगा A, और मेरा नाम है prem.com, ऐसे कुछ था। prem.com हैज़ एड्रेस। ठीक है, तो इसका एड्रेस रिजॉल्व हो रहा है। एक और देखते हैं, होस्ट -T, ए रिकॉर्ड में क्या, DC04.prem.com, ये भी रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हमारे जो दोनों है ना, दोनों रिजॉल्व होने लग गए हैं। ठीक है, इसी तरह से आप जो कर्ब्रोस वगैरह है उसको भी हम कर सकते हैं रिजॉल्व। तो उसमें क्या करना, होस्ट -T। अब ये SRV, अब आपको पता है ये SRV रिकॉर्ड होते हैं, तो SRV रिकॉर्ड भी हम यहाँ पे Kerberos_UDP.prem.com हैज़ SRV रिकॉर्ड। ठीक है, तो SRV रिकॉर्ड भी यहाँ पे ये बता रहा है। और एक बार देख लेते हैं, एक और SRV रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे होता है अंडरस्कोर, जो LDAP वाला होता है, LDAP._TCP.prem.com। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड भी है बोल रहा है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड भी हमारे पास आ गया। इसके बाद हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो SMB क्लाइंट कमांड है ना, उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल है कि नहीं आपके सांबा एक्टिव डायरेक्टरी में। तो उसके लिए क्या होगा, SMB क्लाइंट, ये एक मतलब जो सांबा का जो है ना, ये क्लाइंट एक टूल है। ये इस पर पड़ेगा -L और आपका डोमेन नेम .com -N, ये आपको -N, ये आपको लिखना पड़ेगा। सॉरी ये गलत हो गया, SMB क्लाइंट CLIENT ये होगा। ये देखिए शेयर, ये देखिए सिस वॉल जो है ना ये शेयर्ड है, नेट लगोन ये भी शेयर्ड है, IPC ये भी शेयर्ड है। अब ये क्या सर्विसेज है, ये एक्चुअल में ये विंडोज़ में भी होते हैं, सिस वॉल और नेट लगोन, और ये सभी सिस्टम में आपके जितने भी डोमेन वाले हैं ना, सब में आपको मिलेगा। आपके जो DNS जो एक्टिव डायरेक्टरी होता है उसमें ये जितने हैं ना, ये तीनों चीज़ उसमें शेयर्ड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेम विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी की तरह ही काम कर रहा है, वैसे ही बना रहा है। ठीक है, एक इनिट कमांड होता है कर्ब्रोस के लिए, उसको हम किनिट कहते हैं। तो ये जो कमांड क्या करता है ना, ये हमारा
जो यूज़र है एडमिनिस्ट्रेटर @ इसको एक बार देखते हैं क्या कहता है। पासवर्ड मांग रहा है, ये पासवर्ड डालता हूँ ये। तो किनेट KDC रिप्लाई डिड नॉट मैच एक्सपेक्टेशंस वाइल गेटिंग इनिशियल क्रेडेंशियल। तो ये यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। एक्चुअल में ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर किनेट आई थिंक हमने बिल्कुल ठीक लिखा था ये, और ये अभी भी चल नहीं रहा। एक बार इसको डायग्नोस करेंगे। के लिस्ट टाइप करते हैं, नो क्रेडेंशियल कैसे फाउंड, फाइल नेम, ठीक है। एक्चुअल में हमारा ना यहाँ पे यूज़र नेम कैसे हो जाना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटर का, तभी तो चलेगा ना। चलो एक बार हम कुछ यूज़र वगैरह बना के देखते हैं सांबा टूल से। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एक इसमें क्या अभी यहाँ से बना सकते हैं सांबा टूल। ये सांबा टूल भी होता है इसके अंदर। सांबा टूल यूज़र क्या कि क्रिएट क्या यूज़र नेम जैसे मैं बनाता हूँ राकेश, मान के चलो राकेश बना दिया मैंने। इसका पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। इसका पासवर्ड डाल देता हूँ राकेश _ 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ बना दिया मैंने। ये देखिए यहाँ से मेरा क्या हुआ, राकेश जो यूज़र है वो ऐड हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में हम करते हैं ना, अपना यूज़र जो ऐड करते हैं, ये वैसे कुछ है। और सांबा टूल से हम एक बार एक काम और भी कर सकते हैं। सांबा टूल यूज़र लिस्ट, एक बार यूज़र लिस्ट भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेटर का इशू है कि हमने वहाँ पे स्मॉल में दिया था। आई थिंक ये जो हमने दिया था ना, ये स्मॉल में दिया था। ये ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी भी नहीं दे रहा ये होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर किनेट। और ये करके देखते हैं एक बार ये क्या कहता है। तो हाँ ये देखिए, अब ये क्या हुआ, अब ये पासवर्ड बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड 41 दिन में 41 डेज में एक्सपायर हो रहा है। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं यूज़। तो कहने का मतलब हमने क्या किया, जब हमने सांबा जब इंस्टॉल किया था तो उसने एडमिनिस्ट्रेटर तो पहले से बना दिया बिल्कुल विंडोज़ की तरह, है ना। है ये लाइनक्स सिस्टम लेकिन पूरा विंडोज़ का सब चीज़ बना दिया, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा ना, अब एक बार ज्वाइन करके इसको देखना पड़ेगा, और एक बार हम कोशिश भी करेंगे कि शायद वो जो हमारा RSet टूल्स होते हैं ना, जो जिससे हम एक्टिव डायरेक्टरी को हम यूज़ करते हैं जो MMC के अंदर, तो उसको भी हम डाल के देखेंगे कि वो कैसे करता है। एक सिस्टम हम क्या करेंगे, सिस्टम को ऐड करके भी देखेंगे कि इसमें ऐड हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलिए वो करते हैं। चलिए तो मैं एक अपने विंडोज़ के सिस्टम में आ गया। विंडोज़ 10 है मेरे पास ये, और अगर मैं इस सिस्टम पे जाऊं और मैं लिखूं होस्ट नेम, तो इसका जो नाम है वह Win10 सांबा 01, तो ये क्लाइंट है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ से कि जो मेरा सांबा का जो AD एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस है उसको मैं एक्सेस कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा ना, सबसे पहले इसका DNS का जो प्रॉब्लम है वो ठीक करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, ipconfig/all, तो यहाँ से मेरा IP एड्रेस बताएगा। तो ये जो है ना मेरा, देखिए DNS सर्वर मेरा यहाँ से ले रहा है, ठीक है। एक बार मैं रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि रिज़ॉल्व होता है कि नहीं। तो nslookup dc04.prim.com ऐसे कुछ था। तो आप यहाँ पे देखेंगे dc04 जो है ना, ये रिज़ॉल्व हो रहा है और परफेक्टली रिज़ॉल्व हो रहा है। यहाँ पे कुछ रूट अननोन बता रहा है, अननोन टाइप 41। तो एक बार कोशिश करते हैं ये क्या कहता है। पिंग वगैरह करके देख लेते हैं, पिंग ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा। dc04. पिंग भी हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ तक ठीक है। एक बार डोमेन को भी करके देख लेते हैं, पिंग m.com। ये भी सही तरीके से मतलब रिजॉल्व तो कर रहा है, यहाँ तक तो ये पता चलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट से, चाहे तो हम सिस्टम से, तो एक बार कोशिश करते हैं सिस्टम से करने के लिए। मैं इसको चेंज करता हूँ और डोमेन पे जाता हूँ। ये मेरा डोमेन था prem.com, तो मैं ओके किया मैंने। ये देखिए यहाँ पे कुछ आया मेरा। एक बार मैं एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर, और इसका पासवर्ड। अब ये मेरा सांबा डोमेन है, देखते हैं ज्वाइन करता है नहीं करता। ये देखिए ये ज्वाइन कर चुका है, मतलब मेरा सांबा जो है बिल्कुल एक्टिव डायरेक्टरी की तरह ही चल रहा है। ठीक है, और इसको मैं फ़िलहाल, मुझे एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं रीस्टार्ट करूँगा ना, तो मेरा डोमेन से लॉगिन हो जाना चाहिए। तो मैं रीस्टार्ट करता हूँ इसको एक बार। तो ये जो मेरा क्लाइंट मशीन है, ये मेरे डोमेन से आराम से ज्वाइन हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लोर करना है, साथ में जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जो विंडोज़ पे बना हुआ है उसको साथ लाना है। उसके बाद फॉरेस्ट वगैरह चेक करना है। फिर ग्रुप पॉलिसीज़ हम लास्ट में चेक करेंगे कि ग्रुप पॉलिसीज़ कैसे वर्क करेगा। तो इस तरीके से हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और आगे कुछ भी अगर और भी लगेगा मुझे कि जिसका मुझे वीडियो पे बात करना चाहिए, तो मैं वो ज़रूर बनाऊँगा। फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये अदर यूज़र पे गया मैं और इसको लिख दिया prem.com। मेरा यूज़र ने, मैंने वहाँ पे एक यूज़र बनाया था, मैंने आई थिंक राकेश के नाम से बनाया था, राकेश। उसको कुछ पासवर्ड डाल दिया था, KESH राकेश _ ऐसे कुछ बनाया था। ठीक है, तो ये मेरा ना उस पर बिल्कुल सही तरीके से लॉगिन हो गया और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। ये मेरा सांबा था। यहाँ पे हमने कुछ टूल्स वगैरह देखे थे हमने। अब सांबा के हम कुछ टूल वगैरह हम यूज़ करते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। ये हमारा यूज़र है, ठीक है, KRBTGT राकेश नाम का यूज़र बनाया था, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। ठीक है, एक ग्रुप के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये ग्रुप बताता है पूरा, तो ये सब पूरे ग्रुप आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। एक और होता है गेटेंट भी होता है हमारे पास, ये गेटेंट। तो जो भी पासवर्ड बन रहा है, देखो ये आपके इस पर भी बन रहा है, बिल्कुल जैसे पास WD होता है ना, वैसे ही बन रहा है ये भी। ग्रुप का भी सेम ऐसे ही बनेगा। आप ग्रुप का भी देखेंगे ना, तो बिल्कुल ग्रुप का भी ऐसे ही दिख रहा है, देखें। सांबा टूल अब देख लेते हैं। सांबा टूल का जो यूज़र लिस्ट होता है वो कैसे होता है, इस तरीके से। एक ग्रुप लिस्ट कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा ग्रुप है। अरे बिल्कुल आपको विंडोज़ की तरह लगेगा, है ये लाइनक्स लेकिन विंडोज़ में चल रहा है। ठीक है, यूज़र ऑथेंटिकेशन एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ये कमांड होता है हमारे पास डोमेन / तो मैं कहता हूँ डोमेन मेरा है prem / राकेश ऐसे कुछ था। तो ये पासवर्ड बोल रहा है राकेश का। ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक ठाक चलने लग गया। कोई ग्राफिकल टूल होता तो उसको हम चेक कर लेते कि इसमें चल क्या रहा है। बाकी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे CMD पे जाऊँ और लिखूँ मैं who am I, तो ये देखिए प्रेम राकेश बता रहा है। ठीक है,
और अगर मैं यहीं पे जाऊँ, यहाँ पे मैं अगर सिस्टम वाले डायलॉग बॉक्स पे जाऊँ तो हाँ, इसको चेंज करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए होगा। ये तो मेरा SysDM खुलेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये डोमेन, ये देखिए डोमेन से ये ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक हम बिल्कुल सक्सेसफुली इस पर हमने कर पाए हैं इसको। मतलब अब सांबा का भी हम एक्टिव डायरेक्टरी बना लिया हमने, और इससे ऑथेंटिकेट भी हो रहा है और आपका जो सिस्टम है वो ज्वाइन भी हो चुका है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ इसमें आज कर लिया है। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।